हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एवरीवन। फिर से आपका स्वागत है। अभी आपने लास्ट में रिजल्ट की फॉर्मूला चेक की, रिजल्ट को कैसे फाइंड करते हैं। उसके बाद आपको एक नई फॉर्मूला देखनी है, ग्रेड। तो स्टूडेंट, जैसे 10th स्टैंडर्ड के अंदर, बोर्ड के स्टूडेंट के अंदर, चाहे 10th स्टैंडर्ड हो या 12th स्टैंडर्ड हो, तो आपने सुना होगा A1 ग्रेड, A2 ग्रेड, B1 ग्रेड, B2 ग्रेड, C1 ग्रेड, C2 ग्रेड, ई ग्रेड। सेम वे आपने ऐसे भी सुना होगा A+, ए ग्रेड, B+, बी ग्रेड, C+, सी ग्रेड, डी ग्रेड। तो कई बार आपने ऐसा भी देखा होगा कि सीधा आपने स्टूडेंट को बोल दिया एक्सीलेंट, वेरी गुड, गुड, नॉट बैड, नीड टू इम्प्रूवमेंट। यानी कि ग्रेड की जो फॉर्मूला है वही फॉर्मूला आप रिमार्क्स के अंदर भी डाल सकते हैं। स्टूडेंट रिमार्क्स यानी कि स्टूडेंट को परसेंटेज के हिसाब से उसकी जो स्किल है, अगर मोर देन 90 या 90 से ज़्यादा है तो आपने स्टूडेंट को बोल दिया एक्सीलेंट। कई बार आप सब्जेक्ट्स थ्रू इंडिविजुअल भी रिमार्क्स डालते हैं कि मैथ्स और साइंस के अंदर एक्सीलेंट, जिससे स्टूडेंट को थोड़ा मोटिवेट कर सकते हैं। और हर एक स्कूल के अंदर अलग अलग जगह पे रिमार्क्स का यूज़ किया जाता है। रिमार्क्स यानी कि कोई पर्टिकुलर नोट्स लिखना है, कोई स्टूडेंट के अंदर उसको कुछ मोटिवेट करने के लिए ऐसे वर्ड्स जो आपको मार्कशीट के अंदर दिखाना है, वो चीज़ है रिमार्क्स। अब सेम वे आपको देखना है ग्रेड। स्टूडेंट यहाँ पे ग्रेड जो की फॉर्मूला जो है वही फॉर्मूला रिमार्क्स में लगेगी। फ़र्क इतना है कि जब आप ग्रेड फाइंड करते हैं तो ग्रेड के अंदर आपको ABCD ऐसा ग्रेड दिखाना है, और जब आप रिमार्क्स लिखते हैं तो रिमार्क्स के अंदर आपको कोई टेक्स्ट दिखानी है, जैसे कि एक्सीलेंट है, वेरी गुड है, डिस्टिंक्शन है, हार्ड वर्क है, नीड टू इम्प्रूवमेंट है। तो ऐसे अलग अलग आप रिमार्क्स डाल सकते हैं। तो ग्रेड के लिए फॉर्मूला सेम वे जैसे आपने रिजल्ट के अंदर देखा था इफ़, वैसे आपको इधर इफ फंक्शन का ही यूज करना है। तो स्टूडेंट ग्रेड कहाँ से मिलता है? जैसे टोटल है तो तीनों सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट किया, परसेंटेज है तो तीनों सब्जेक्ट्स को आपने सिलेक्ट किया, या फिर टोटल के हिसाब से आपने परसेंटेज सिलेक्ट किया। रिजल्ट है तो वो भी आपने जो मेन 3 सब्जेक्ट्स है उसको सिलेक्ट किया। वैसे आपको जब आप ग्रेड फाइंड करते हैं तो ग्रेड कहाँ से मिलता है? तो स्टूडेंट आपको पता ही होना चाहिए कि ग्रेड कहाँ से निकलता है। ग्रेड की फॉर्मूला के रिलेटेड जो भी सेल है वो आपको पहले चेक करना है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम ग्रेड देते हैं परसेंटेज के हिसाब से, क्योंकि मैंने आपको बोला कि अगर 90 से ज़्यादा है तो मुझे लिखना है A1 ग्रेड, अगर 80 से ज़्यादा है तो मुझे लिखना है ए ग्रेड, अगर 70 से ज़्यादा है तो मुझे लिखना है B1 ग्रेड, अगर 60 से ज़्यादा है तो मुझे लिखना है B2 ग्रेड, 50 से ज़्यादा है तो मुझे लिखना है C ग्रेड, 40 से ज़्यादा है तो मुझे लिखना है C1 या C2 ग्रेड। तो वैसे जैसे जैसे आप परसेंटेज हाईएस्ट से लेकर स्मॉलेस्ट तक जाते हैं आपके एक एक ग्रेड कम होते हैं, या फिर जैसे जैसे आपके परसेंटेज हाईएस्ट होते हैं उसके हिसाब से आप ग्रेड को यहाँ पे सेट करते हैं। तो स्टूडेंट लॉजिकल टेस्ट के अंदर क्या आएगा? हमारा परसेंटेज का सेल एड्रेस। तो परसेंटेज का सेल एड्रेस कौन से सेल में है? तो आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर J और 6। अगर पता ना चले तो सीधा ही आप परसेंटेज के ऊपर क्लिक मार के भी दे सकते हैं कि J6, कि इफ J6 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 90 से ज़्यादा है तो मुझे लिखना है A+।
आप ए प्लस की जगह A1 भी लिख सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको कौन सा टेक्स्ट आउटपुट में चाहिए। तो जो स्टूडेंट के परसेंटेज 90 या 90 से ज़्यादा, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे इज इक्वल टू निकाल दिया, तो उसका मतलब क्या है, जिसको 90 से ज़्यादा है उसको ही ए प्लस मिलेगा, पर 90 है उसका क्या, तो वो सीधा आ जाएगा सेकंड फॉर्मूला के अंदर। तो जैसे कि आपने एक फॉर्मूला एंटर की, यहाँ पे मैंने ब्रैकेट को कंप्लीट कर दिया, तो स्टूडेंट आपको यहाँ ही नहीं रुकना है, क्योंकि बाकी के भी परसेंटेज देखने हैं। आप कोई एक स्टूडेंट के लिए ग्रेड नहीं निकाल रहे हैं, आप सब स्टूडेंट के लिए ग्रेड बना रहे हैं। जैसे आपने रिजल्ट के अंदर फॉर्मूला बनाए, एक ही बार एंटर किया, अपन जब आपने क्लिक एंड ड्रैग किया तो सबके अंदर क्या आया, पास और फेल, यानी कि जहाँ जहाँ पास होना चाहिए वहाँ पे पास हो गया, जहाँ जहाँ फेल है वहाँ पे फेल हो गया। हमने इंडिविजुअल एक भी रिकॉर्ड चेक नहीं किया है। पर जब आप फर्स्ट टाइम कोई सेल के अंदर फॉर्मूला बनाते हैं, तो उसके अंदर ही आपको हर एक के लिए एक कंडीशन रख देनी है। जैसे 90 के लिए आपने सेट किया, तो 90 नहीं है तो हम परसेंटेज थोड़ा लो कर देते हैं कि अगर नहीं है तो क्या, तो आपको सेकंड फॉर्मूला बनानी है कि अगर नहीं है तो कॉमा करके आपको दूसरी कंडीशन बनानी है कि इफ अगर नहीं है तो आपको फिर से कंडीशन बनानी है इफ, फिर से मैंने लिया परसेंटेज यानी कि J6 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 80 से ज़्यादा है, तो मुझे लिखना है ए ग्रेड। पर मान लो कि 80 नहीं है तो हम 70 के ऊपर फिर से जाते हैं कि अगर नहीं है तो इफ परसेंटेज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 70 से ज़्यादा है, तो मुझे लिखना है बी प्लस। पर मान लो कि 70 भी नहीं है, तो आपको एक और कंडीशन बनानी है कि इफ परसेंटेज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 60 है, यानी कि 60 और 60 से ज़्यादा है, तो मुझे लिखना है बी ग्रेड। पर नहीं है तो आपको फिर से एक और कंडीशन बनानी है कि इफ परसेंटेज ग्रेटर देन 50 ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 50 अब है, तो मुझे लेना है सी प्लस। पर मान लो कि 50 भी नहीं है, तो और हम एक परसेंटेज नीचे ले आते हैं कि इफ परसेंटेज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 40 अप है, तो मुझे लिखना है सी ग्रेड। पर मान लो कि 40 भी नहीं है, तो 40 से भी कम हो सकता है, तो बाकी सब के लिए मुझे लिख देना है डी ग्रेड। उसके लिए आपको फॉर्मूला बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर जो कंडीशन ए प्लस में नहीं है तो वो दूसरी कंडीशन में ए में आता है, ए नहीं होगा तो बी प्लस होगा, बी प्लस नहीं होगा तो बी ग्रेड आएगा, बी ग्रेड नहीं होगा तो सी प्लस आएगा, सी प्लस ग्रेड नहीं होगा तो सी आएगा। अगर सी भी नहीं है तो हमने बाकी सब स्टूडेंट के लिए क्या लिख दिया, डी ग्रेड, यानी कि ए बी सी डी हमने 4 ग्रेड सेट किए हैं। तो जहाँ जहाँ आपने ब्रैकेट को स्टार्ट किया है, तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि जहाँ पे आप ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग ब्रैकेट करते हैं, उसको क्लोज भी करना ज़रूरी है। तो जैसे आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि हमने हर एक के लिए ब्रैकेट तो स्टार्ट किया है, ऑन किया है, पर कोई भी जगह आपने ब्रैकेट को क्लोज नहीं किया है। तो जितनी कंडीशन आप बनाते हैं उतने ब्रैकेट आपको कंप्लीट करना है। अगर ना पता चले तो जो ब्रैकेट आपने किया है उसको एक बार काउंट कर लो। अगर सीधा ही पता है तो आप सीधे ब्रैकेट को कंप्लीट करो। फिर भी पता ना चले तो लास्ट में आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 और ये 6, मैंने 6 ब्रैकेट को कंप्लीट किया। लास्ट ब्रैकेट आता है ब्लैक कलर का। जब तक ब्लैक कलर का ब्रैकेट नहीं आता है उतने ब्रैकेट आपको कंप्लीट करना है। उसका मतलब क्या हुआ कि ब्लैक ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, आपके स्टार्टिंग ब्रैकेट जितने हैं उतने ब्लैक ब्रैकेट से आपको पता चल जाता है कि इतने ब्रैकेट है। फिर भी अभी भी आपको यकीन नहीं आ रहा है तो आप काउंट भी कर सकते हैं कि मेरे इतने ब्रैकेट चालू हुए थे, उसको मैंने क्लोजिंग ब्रैकेट इतने किए हैं। फिर भी आपको पता ना चले और आप आँख बंद करके भी ब्रैकेट को कंप्लीट कर देते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया 1 और 2,
मुझे पता ही नहीं है कि मुझे ब्रैकेट कितने करने हैं, मैंने एंटर मार दिया, मुझे यहाँ पे आंसर मिल गया सी। तो उसने आपको देख सकते हैं कि फॉर्मूला बार के अंदर ऑटोमेटिकली उसने ब्रैकेट को कंप्लीट कर दिया है, यानी कि जितने ब्रैकेट कंप्लीट होने चाहिए उतने ब्रैकेट उसने ऑटोमेटिकली ले लिया। तो आप ये भी देख सकते हैं, यहाँ पे मुझे कौन सा ग्रेड मिला, सी ग्रेड। फिर से स्टूडेंट यही कंडीशन हम फिर से बनाते हैं कि इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट मैंने ऑन किया तो ग्रेड कहाँ से आता है, परसेंटेज। अभी हमारे पास परसेंटेज कितने हैं, 50.33। तो ये हमारा कौन सा सेल हुआ, J7। यहाँ पे मैंने कंडीशन चालू किया कि 90 से ज़्यादा है तो मुझे लिखना है A1। अगर नहीं है तो आपने फिर से कंडीशन बनाई कि ई परसेंटेज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 80 है। स्टूडेंट खास ध्यान में रखना, जब भी आप कंडीशन बनाएं तो उसके अंदर कोई एक्स्ट्रा स्पेस, कोई एक्स्ट्रा ब्रैकेट, कोई एक्स्ट्रा इज इक्वल टू, कोई डॉट, एक्स्ट्रा कोई भी सिंबल वो गलती से टाइप ना हो। अगर गलती से टाइप कर दिया तो फॉर्मूला के अंदर एरर आएगी। अगर आप एरर को इजीली सॉल्व कर सकते हैं तो ही आप फटाफट फास्टली टाइप कर सकते हैं। बाकी जैसे जैसे आप यहाँ पे एंटर करते रहेंगे आपको नीचे टूल टिप्स में दिखाई देता है कि अभी तक आप सही जा रहे हो। अगर गलती से आपने एंटर किया और आंसर नहीं मिला, उसका आउटपुट नहीं आया, तो समझ लेना कि आपने कोई जगह मिस्टेक की है। अगर मिस्टेक ना हो उसके लिए अगर जब आप फॉर्मूला यूज़ करो तो एक बार ट्राई करो, दोबारा ट्राई करो, 2-3 बार आप टाइप करेंगे, एंटर करेंगे, आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। जैसे कि फिर से मैं रिपीट करूँ कि तो मुझे पता है कि इफ का कंडीशन क्या है, इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट, इतना तो कंपलसरी आपको करना ही है। अब लॉजिकल टेस्ट में मैंने लिया परसेंटेज, परसेंटेज को मैंने कंडीशन दे दी कि ग्रेटर देन इज इक्वल टू 90 अब है, तो मुझे लिखना है A1। ये मेरी पहली कंडीशन हुई और आपने ब्रैकेट को कंप्लीट कर दिया। और अभी हमें ब्रैकेट कंप्लीट नहीं करना है क्योंकि 90 ना हो तो क्या, तो हमें और भी एक कंडीशन बनानी है कि A2 ग्रेड, के ई परसेंटेज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 80 अप है तो A2 ग्रेड। अगर नहीं है तो तीसरी कंडीशन बनाएं, ई परसेंटेज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 70, तो मुझे लिखना है B1 ग्रेड। अगर नहीं है तो मुझे एक और कंडीशन बनानी है कि ई परसेंटेज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 60, तो मुझे लिखना है B ग्रेड। अगर वो भी कंडीशन नहीं जा रही है तो आपको एक और कंडीशन बनानी है कि ई परसेंटेज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 50 अब है, तो मुझे लिखना है C1 ग्रेड। सॉरी, यहाँ पे हम B1 की बात B2 लिखेंगे क्योंकि हम बोर्ड के हिसाब से बना रहे हैं। C1, अगर C1 ग्रेड नहीं है तो हमने एक और कंडीशन बनाई कि ई परसेंटेज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 40 अब है तो C2 ग्रेड। और बाकी सब के लिए हमने लिख दिया D ग्रेड। तो हमें स्टूडेंट यहाँ पे मिल गया C1 ग्रेड। अब C1 ग्रेड के अंदर आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने क्लिक एंड ड्रैग किया, जहाँ जहाँ जो जो कंडीशन जिसके ऊपर अप्लाई होती है, C1 B2 B2 C1 A1 B1 A1 D ग्रेड C2, कोई जगह ग्रेड मिसिंग हो भी सकता है क्योंकि ये तो परसेंटेज के ऊपर है। मैं सबके अंदर 90 से ज़्यादा परसेंटेज है तो मुझे A1 भी मिल सकता है। अगर आपने 80 से ज़्यादा है तो A2 भी ग्रेड मिल सकता है। मान लो कि यहाँ पे 80 से ज़्यादा है, कोई नहीं है, पर मैं यहाँ पे थोड़े कम कर लेता हूँ कि 70। फिर से कंडीशन देखते हैं कि 90 से ज़्यादा है तो A1, 80 से ज़्यादा है
तो A2 ग्रेड, 70 से ज़्यादा है तो B1 ग्रेड। यहाँ पे ई ग्रेटर देन लगाना भूल गए हैं। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको A2 ग्रेड भी मिल गया। अब ऊपर हमने नॉर्मली क्या देखा था, ABCD ग्रेड। अभी आपने कौन सा ग्रेड देखा है, A1 ग्रेड, A2 ग्रेड। जब हम यहाँ से क्लिक एंड ड्रैग करेंगे तो नॉर्मल वाला जो पहले कंडीशन में आपने यूज़ किया है ABCD, तो वैसा ग्रेड आया। और आप यहाँ से क्लिक एंड ड्रैग करके ऊपर की साइड करते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ जो फॉर्मूला आपने अप्लाई किए थे उसके हिसाब से आपको आउटपुट मिलता है। तो स्टूडेंट, ग्रेड के अंदर फॉर्मूला कौन सी बनानी है, आपको A+ लेना है, A1 लेना है, A ग्रेड लेना है, A2 ग्रेड लेना है। यानी कि जो ग्रेड के अंदर आपको टेक्स्ट मैसेज के हिसाब से जो भी मैसेज हमें आपको लिखना है, A ग्रेड या B ग्रेड या C ग्रेड, उसके हिसाब से आपको कंडीशन बनानी है। आशा रखता हूँ कि ग्रेड की फॉर्मूला आप इजीली टाइप करके एक बार चेक कर लेंगे। जैसे जैसे मार्कशीट बनेगी, यहाँ पे मार्कशीट रिलेटेड हमें और भी बहुत सारे फंक्शन, बहुत सारे ऑप्शन भी देखने हैं। जैसे हमारी मार्कशीट कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद हमें उसका चार्ट कैसे बनाना है, उसकी डिजाइन वर्क है, उसको थोड़ा डेटा सॉर्टिंग करना है, कई जगह पे हमें फ़िल्टर ऑप्शन देखना है, कई जगह अलग अलग कैलकुलेट रिलेटेड बहुत सारे जो अलग फंक्शन है वो भी कैसे यूज़ करना है वो भी हम देखेंगे। तो आशा रखता हूँ कि इस बार के वीडियो के अंदर जितने भी मैंने मार्कशीट रिलेटेड फार्मूला सिखाई, एक बार आप प्रैक्टिकल में ट्राई करेंगे। स्टूडेंट, जाते जाते मुझे एक और चीज़ बतानी है कि जैसे मैंने आपको एक और वीडियो में बताया था कि अभी भी कई स्टूडेंट इसको वीडियो को स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करते हैं, स्ट्रिक्टली वीडियो को देखते नहीं है, कुछ पढ़ते नहीं है। ऐसा तो मैं नहीं बोल सकता हूँ, पर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स है तो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को भी आपको साइड में वीकली एक बार चेक करना है, क्योंकि कंप्यूटर सब्जेक्ट्स है। कई स्टूडेंट ने कंप्यूटर सब्जेक्ट्स तो ले लिया है, पर अभी भी कई स्टूडेंट मेरे वीडियो को अभी देखते नहीं है, क्योंकि मैं जब यूट्यूब के अंदर शेयर करता हूँ तो मुझे इतना तो पता चलता है कि भाई कितने स्टूडेंट ने व्यू किया है। जब यही वीडियो जब मैं उसकी लिंक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में रखता हूँ तो भी मुझे पता है चलता है कि भाई कितने स्टूडेंट ने ये वीडियो को सीन किया है, यानी कि देखा है। सिर्फ देखा है, क्लिक करके जस्ट देखा और बंद कर दिया, मुझे वो नहीं चाहिए। मुझे इतना चाहिए कि जैसे जैसे हमने एक एक फंक्शन, एक एक फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ की है, वैसे आपको घर पे एक बार ट्राई करना है। अगर आपके पास कंप्यूटर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाद में जब हमारी स्कूल रीओपन होगी तब आप एक साथ प्रैक्टिकल में ट्राई कर लेना, क्योंकि हमारे पास टाइम तो मिलेगा। पर तब तक जैसे जैसे हम एक एक फंक्शन देखेंगे, एक एक फार्मूला देखेंगे, आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद एक्सेल के बाद जो दूसरे जो फंक्शन आएंगे HTML, और दूसरा एक ऑप्शन है C प्रोग्रामिंग, यानी कि उसके अंदर भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और उसके अंदर भी लॉजिक चाहिए। अगर आपका लॉजिक अभी से क्लियर नहीं होगा तो उसमें भी आपको थोड़ा पता नहीं चलेगा, क्योंकि C प्रोग्रामिंग टोटली मैथमेटिक रिलेटेड है। क्योंकि मैथ फंक्शन में जैसे आपने देखा है कि लॉग है, लॉग 10 है, स्क्वायर रूट है, ln है, नेचुरल लॉगरिदम है। टेक्स्ट रिलेटेड जितने भी फंक्शन आप एक्सेल में सीखेंगे उसके रिलेटेड सी प्रोग्रामिंग में भी आता है। यानी कि सी प्रोग्रामिंग का जो स्ट्रक्चर है थोड़ा मैथमेटिकल जैसा है। उसमें बहुत सारे आपको प्रोग्रामिंग देखने हैं, और उसके अंदर आपका लॉजिक क्लियर होना चाहिए, आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर आपका लॉजिक क्लियर नहीं होगा, बेसिक को आप समझ नहीं सकेंगे, तो उसके अंदर भी बहुत प्रॉब्लम होने वाला है। क्योंकि कई स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ने के बाद जब आप 11 और 12 को कंप्लीट करेंगे और कॉलेज की लाइन के अंदर जब आप एंटर करेंगे, उसके अंदर पाव रखेंगे, तो उसके अंदर कई जगह पे आपको कंप्यूटर सब्जेक्ट्स का नॉलेज मिलेगा। और नॉर्मली मैं बात करूँ कि कॉमर्स के बाद कई स्टूडेंट बीकॉम करेंगे, BCA करेंगे, तो उसके अंदर कंप्यूटर सब्जेक्ट्स तो कंपलसरी आने वाला है। आप साइंस के अंदर भी अगर आप चूज़ करते हैं तो साइंस के अंदर भी कई जगह पे कंप्यूटर सब्जेक्ट्स आने वाला है। तो उसके अंदर ये जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट है, अगर आप यहाँ से क्लियर करके निकलेंगे तो आपके लिए थोड़ा अच्छा रहेगा। क्योंकि सिविल प्रोग्रामिंग इंजीनियरिंग लाइन के अंदर भी आता है, अलग अलग कॉलेज लेवल के अंदर भी है,
वैसे HTML का जो ज़माना है वो आपको पता है कि नॉर्मली सब वेबसाइट किसके ऊपर रिलेटेड है और कहाँ से बनती है, HTML और PHP, क्योंकि वो दोनों प्रोग्रामिंग ऐसे है कि उससे तो आप कोई ना कोई वेबसाइट बना सकते हैं। और आज के लिए हमारे पास जितनी भी वेबसाइट है, नॉर्मली हमने HTML और PHP का ही एक पार्ट है। जितना बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। आशा रखता हूँ कि वीडियो के बाद आप मेरे साथ जितने भी प्रैक्टिकल नॉलेज में यहाँ पे जितने भी ऑप्शन देखते हैं, आपको एक बार घर पे ट्राई करना है। अगर आपको पता ना चले तो दूसरी बार एक बार पूछ लो। आप मैसेज थ्रू भी पूछ सकते हैं, डायरेक्टली कांटेक्ट करके भी पूछ सकते हैं। फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है तो बहुत सारे मैं आपके लिए अलग अलग लिंक रेफरेंस भी रखता हूँ। आप यूट्यूब चैनल का भी यूज़ कर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब यही है कि आपको मेरे साथ चलना है और मेरे साथ जितने भी प्रैक्टिकल ऑप्शन हैं आपको एक एक ट्राई करना है। थैंक यू वेरी मच।